प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले जो हमने बात करी वो बात हमने करी आर्थिक प्रणालियों के पहले पक्ष पूंजीवाद के बारे में। अब हम बात जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं उस पूंजीवाद के लक्षणों के बारे में या उसकी विशेषताओं के बारे में। एक बार पुनः मैं आपको बता दूं कि पूंजीवाद आर्थिक प्रणाली का वह रूप, प्रारूप या वो तौर तरीका होता है जिसमें निजी स्वामित्व या निजी हित को प्राथमिकता दी जाती है। पूंजीवाद यानी वह रूप या वो धारणा जो धारणा पूंजी को या निजी हित को ध्यान में रखकर तय की गई है या उसको प्रेरित होकर आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है। अब बात है कि पूंजीवाद जो है उसकी विशेषताएं क्या है या उसके लक्षण क्या है। देखिए, इसकी जो परिभाषा है मौलिक रूप से कुछ चीजें तो उससे ही निकलकर आपके सामने आती है। पूंजीवाद निजी हित, निजी प्रेरणा, निजी लाभ से प्रेरित होकर किया जाने वाला कार्य जो है, वो जो व्यवस्था है, वो जो पूरी प्रणाली है, वो प्रणाली साहब जो है वो पूंजीवाद कहलाती है। तो कुछ चीजें बड़े सामान्य रूप से आप इसको देख सकते हैं कि इसमें निजी स्वामित्व होता है, निर्णयों की क्षमता या निर्णय लेने का हक उस निजी व्यक्ति को होता है, वो अपने लाभ की प्रेरणा से प्रेरित होकर कार्य करता है, उसके सभी साधनों पर उसका खुद का स्वामित्व होता है, यानी किसी तरीके का कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं पाया जाता। प्रतिस्पर्धा होती है, आपसी इकाइयों में प्रतिस्पर्धा का भाव पाया जाता है। सामान्य रूप से उस पूंजीवादी प्रणाली की कौन कौन सी विशेषताएं या उसके लक्षण हो सकते हैं उनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे एक एक पक्ष पर। पहली बात करते हैं निजी संपत्ति या निजी स्वामित्व का अधिकार। पूंजीवाद मूल रूप से इसी भाव पर टिका हुआ है कि पूंजीवाद जो है वो निजी संपत्ति, निजी तंत्र का पोषक और संरक्षक होता है। पूंजीवाद में सारी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को संचालित करने का अधिकार या उसका कर्ता धर्ता यानी उसका जो स्वामी है वो स्वामी निजी होगा, उसमें किसी तरीके का और कोई तंत्र जिसे हम सरकार या राज्य व्यवस्था कहते हैं उसका किसी तरीके से कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। पहली बात निजी संपत्ति का अधिकार। दूसरी बात है कीमत संयंत्र की प्रमुखता। कीमत संयंत्र से तात्पर्य आर्थिक प्रणाली के उस तौर तरीके से होता है जिसमें बाजार को चलायमान रखने के लिए या बाजार को संचालित करने के लिए किसी तरीके के प्रतिबंध आरोपित नहीं किए जाते और बाजार केवल और केवल मांग और पूर्ति की दो शक्तियों के द्वारा तय, नियत, निर्धारित और संचालित होता है। उसमें किसी तरीके को कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। यानी कीमत संयंत्र का तात्पर्य है कि उन मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा तय होने वाली जो कीमतें हैं वो कीमतें उस बाजारवाद या उस आर्थिक प्रणाली को तय करेंगी, उसको एक आधार देंगी जिसके चारों तरफ ये संचालन संभव हो सकता है। कीमतों पर किसी तरीके का और हस्तक्षेप या नियंत्रण प्रतिबंध आरोपित नहीं किए जा सकते हैं। तीसरी बात है उद्यम की स्वतंत्रता। उद्यम की स्वतंत्रता से तात्पर्य इस प्रणाली में जो निजी व्यक्ति है, जो निजी स्वामी है, जो उस कार्य को कर रहा है या उसको संचालित कर रहा है, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है उस प्रणाली को चलायमान रखने के लिए। वो जिस तरीके के उत्पादन के साधन उसमें प्रयोग करना चाहता है, जिस तरीके की तकनीक उसमें प्रयोग करना चाहता है, वो उन चीज़ों के लिए स्वतंत्र है। वो कितनी मात्रा में पूंजी प्रयोग करना चाहता है, वो कितनी मात्रा में श्रमिकों का प्रयोग करना चाहता है, वो अपने उत्पादन को या अपनी इकाई को संचालित करने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल करना चाहता है, उसकी प्रणाली क्या रहेगी, उसके निर्णय क्या रहेंगे, वो क्या सोचता है और क्या उत्पादित करता है, ये सारी चीजें सब उसके ऊपर निर्भर करती हैं। उसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है उसके उद्यम को संचालित करने के लिए कि आपको कुछ पैमाने बना दिए जाएं और इन पैमानों के आधार पर आपको अपना उत्पादन
करना है या अपनी इकाई को संचालित करना है, ऐसा कोई प्रतिबंध उस पर आरोपित नहीं किया जा सकता पूंजीवादी प्रणाली में। अगली बात है प्रतिस्पर्धा और सहयोग। देखिए प्रतिस्पर्धा का तात्पर्य जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पूंजीवाद में ऐसा ही नहीं है कि केवल एक ही इकाई कार्य करेगी, ऐसी बहुत सारी इकाइयां उस पूंजीवादी प्रणाली में अपना कार्य कर रही हैं। अब उन बहुत सारी इकाइयों के मध्य बाजार को लेकर या अपने उत्पादन के वितरण, उत्पादन या लोगों तक उसको पहुंचाने के संबंध में उन बहुत सारी इकाइयों के साथ में उसको एक प्रतिस्पर्धा करनी होती है, एक मुकाबला करना होता है। वो उस पूंजीवादी प्रणाली में एक अकेली इकाई नहीं है, वरन उस इकाइयों के समूह में से एक मात्र है जो उस पूरी प्रणाली को देख रही है, महसूस कर रही है, उसका एक अंग है। यानी उसे उन इकाइयों, जो कि बहुत सारी इकाइयां उसमें विद्यमान है, उनके साथ में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। दूसरी सहयोग की भावना। जहां तक बात सहयोग की है तो पूंजीवादी प्रणाली में सहयोग का तात्पर्य केवल और केवल उन उत्पादन के साधनों मध्य पाया जाने वाला आपसी सहयोग है, चाहे वो मशीन का मजदूर के साथ सहयोग या मजदूर का मशीन के साथ सहयोग, उद्यमी का प्रबंधक के साथ सहयोग, प्रबंधक का अपने संसाधनों या साधनों के साथ में किया जाने वाला सहयोग। तो ये बड़ी विचित्र बात है कि पूंजीवाद में दोनों ही तरीके की चीजें हैं कि उसमें प्रतिस्पर्धा भी है और उसमें सहयोग भी है। प्रतिस्पर्धा उस जैसी और अतिरिक्त इकाइयों के साथ में बाजार में अपने आप को संचालित रखने के लिए किया जाने वाला आपसी मुकाबला, और सहयोग उस उद्यम प्रणाली को जारी रखने के लिए विभिन्न उत्पादन के साधनों को सहयोगात्मक रूप से एक दूसरे के साथ में आसानी से शामिल करके, प्रयोग करके उस उत्पादन की प्रक्रिया को जारी रखने का जो कार्य है वो भी पूंजीवादी प्रणाली का एक विशेषता है। अगली बात है लाभ की। अगली हम बात कर रहे हैं पूंजीवादी प्रणाली में लाभ की प्रेरणा की बात कर रहे हैं। लाभ की प्रेरणा से तात्पर्य है कि जो निजी व्यक्ति है वो निजी व्यक्ति अपने निजी उद्देश्य और उस उद्देश्य को लेकर चलता है और उस उद्देश्य के साथ में वो अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है। उसका उद्देश्य कहीं समाज का भला या लोगों का कल्याण, या जो हम बात सुनते हैं जैसा आर्टिकल 39 में लिखा हुआ है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, उसका इन चीजों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। लोकहित या लोक कल्याण, वो केवल और केवल अपने लाभ की प्रेरणा से प्रेरित होकर उस पूरी इकाई को या उस पूरी प्रक्रिया को संचालित करता है। अगली बात है उपभोक्ता की प्रभुसत्ता या संप्रभुता। उपभोक्ता की प्रभुसत्ता से तात्पर्य है कि उस पूरे बाजारवाद या उस पूरे बाजार तंत्र का अगर कोई मध्य बिंदु है तो वो मध्य बिंदु है उपभोक्ता। उपभोक्ता वो निर्णायक है, उपभोक्ता वो प्रथम पक्ष है जो उस बाजार को संचालित किए जाने के लिए पहले पायदान के रूप में कार्य करता है। वो मांग करता है, उसके द्वारा मांगी गई जो वस्तु है या जो सेवा है, अब उसके प्रदाता के रूप में उस पूरी प्रणाली में जितनी भी इकाइयां हैं वो उसको अपने केंद्र में रखकर या उसको केंद्रित रखकर या उसको ध्यान में रखकर अपने उत्पादन को उत्पादित करती हैं, अपनी इकाइयों को संचालित करती हैं। यानी उपभोक्ता जो है कहीं ना कहीं उस पूरी प्रणाली के मूल में रहता है। वो केवल और केवल उस उपभोक्ता को केंद्र में रखकर ये करने का प्रयास करते हैं कि वो कैसे भी उसको रिझा लें, अपने उत्पाद को उस उपभोक्ता तक पहुंचा दें और उस उपभोक्ता को अपने उस उत्पाद के लिए जो है वो मजबूर कर दें उसे खरीदने के लिए, या यूं कहें कि उसे खरीदने के लिए उसे प्रेरित कर दें। अगली बात है श्रमिकों का वस्तु के रूप में प्रयोग। देखिए पूंजीवाद जो है उसमें निश्चित तौर पर एक निजी स्वामित्व की बात होती है, वो खुद के एक निजी लाभ से प्रेरित होकर कार्य करता है। तो ये तय मानिए कि उत्पादन के साधन के रूप में जितने भी साधनों को वो प्रयोग में ले रहा है, उनकी कुशलता, उनका कल्याण उसका मूल उद्देश्य नहीं होता है। उसका उद्देश्य केवल और केवल अपने
अपने लाभ की प्रेरणा से कार्य करना होता है। इसलिए उत्पादन की प्रक्रिया में जितनी भी साधनों को वो प्रयोग में लेता है, चाहे वो श्रमिक को काम में ले, चाहे वो मशीन को काम में ले, चाहे वो पूंजी को काम में ले, चाहे वो प्रबंधन को काम में ले, उसका मूल उद्देश्य होता है कि वो जितने भी उत्पादन के साधन है वो केवल और केवल एक वस्तु है और उन वस्तुओं का प्रयोग करते हुए एक इनपुट के रूप में वो उस प्रणाली में डालता है और उस इनपुट से वो आउटपुट या उत्पाद प्राप्त करना चाहता है। यही केवल उसका मकसद होता है और कुछ उसका मकसद नहीं होता है। दूसरा है सरकारी हस्तक्षेप। सरकारी हस्तक्षेप का यह पूर्णतः अभाव होता है। देखिए निजी प्रणाली है, सारे निर्णय मैं खुद कर रहा हूँ, मेरा उद्यम किस तरीके से चलेगा, मैं क्या चीजें उत्पादित करूंगा, मैं कहीं लोक कल्याणकारी एथिकल बातों या किसी प्रतिबंध से आरोपित नहीं हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि ये चीज जो मैं पैदा कर रहा हूँ ये समाज के लिए लाभदायक है या नहीं। अगर ऐसा ही होता तो पूंजीवादी प्रेरणा से प्रेरित होकर जितने भी लीकर बनाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं, शराब बनाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं, वो कहीं ना कहीं बंद हो गई होती या उन उत्पादन इकाइयों की स्थापना ही नहीं की गई होती। लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें कोई लोक कल्याण की बात नहीं है, कोई समाज कल्याण की बात नहीं, केवल और केवल मेरे निजी स्वार्थ के लिए मैं उस इकाई को उत्पाद वहां पर लगाए हुए हूँ, स्थापित किए हुए हूँ ताकि मैं उसे लाभ कमा सकूँ, उसे धन अर्जन कर सकूँ, स्वयं को बढ़ा सकूँ। दूसरी महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है कि इसमें कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं है। सरकार चाहते हुए भी मेरे ऊपर कोई तरीके का प्रतिबंध आरोपित नहीं कर सकती। पूंजीवाद में यह तय होता है कि सरकार के द्वारा पूंजी क्षेत्र में या पूंजीवादी क्षेत्र में किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। शुद्ध पूंजीवाद वही है जिसमें किसी तरीके का कोई सरकारी या राजकीय हस्तक्षेप नहीं होता है। फिर वही बात, स्वहित और लाभ का उद्देश्य, बार बार इसी चीज पर बात कर रहे हैं कि पूंजीवादी जो प्रणाली है वो एक निजी स्वामित्व है, निजी व्यक्ति का अपना एक वो है, इकाई है। उस इकाई से वो केवल और केवल अपने लाभ के लिए प्रेरित होकर कार्य करता है। उसे समाज की, सोसाइटी की, सरकार की, इन चीजों की कहीं उसके मनमानस में ये बात नहीं होती है कि मुझे इनको भी अपने उद्देश्य में शामिल करना है। तो ये कुछ बातें थी जो पूंजीवाद की विशेषताएं या पूंजीवाद के लक्षणों के रूप में हमने जानी। बहुत बहुत धन्यवाद।